अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाजिर है खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। पिछले दिनों मशहूर दानिश्वर अनवर मकसूद साहब की बेगम साहिबा ने उनके ऊपर एक किताब लिखी। उस किताब का नाम है उलझे सुलझे अनवर। जाहिर है किताब अनवर मकसूद साहब की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पैराओं को उजागर करती है। इसी किताब पर बात करने के लिए हमने डमी म्यूजियम से दावत दी है दानिश्वर साहब को। वेलकम टू द शो। उनके साथ मौजूद हैं अली मीर, जिनके बारे में अनवर मकसूद साहब को शिकायत है कि जब वो उनका किरदार करते हैं तो मुबालगा आराई करते हैं। वेलकम अली मीर। नाजरीन, सामने तशरीफ फरमा है एडवर्टाइजर। वेलकम अली मीर। दानिश्वर साहब को ये एतराज है कि जब आप उनका किरदार अदा करते हैं तो बहुत मुबालगा आराई करते हैं। आयशा, ये अब आप वैसे तीली लगा रही हैं, आपको पता है हम इनको कितना पसंद करते हैं। हमने तो जो सीखा है इन्हीं से सीखा है। अच्छा, मैंने क्या आपको तख्ती लिखनी सिखाई है या कुछ साइकिल के कुत्ते बदलने मुझसे सीखे नहीं सर, ये तो वैसे आप कह रहे हैं, आपका बड़ापन है, आप करते हैं सर, आप इन्हीं जुमले की वजह। लेकिन कहने का मतलब ये है आयशा कि जब तक हम मजाक देखें ना, मुबालगे का नाम ही तो कॉमेडी है जी। अगर मुबालगा नहीं करेंगे तो फिर तो सिर्फ गलगला रह जाएगा। और तो अब कार्टून में भी तो एग्जेजरेशन होती है, नाक इतना बड़ा, कान इतना बड़ा कर देते हैं, आंखें इतनी बड़ी कर देते हैं। तो हमने तो ना इनके नाक पे हाथ सीधा किया है ना कान पे। मतलब तू करके तो देख हाथ सीधा। सबसे बड़ा कार्टून ये खुद है, बल्कि कोई आम कार्टून नहीं, कार्टून मशरिक। तुम्हारे नाक में कम से कम 3 गाड़ियां पार्क हो सकती, वो भी कूड़े वाली। हाँ जी, अगर थोड़ी आगे करके खिला रहा ना, पीछे गरीब आदमी की बरात भी बह सकती है। सर वैसे ज्यादती 3 गड्डियां तुसी कहती हैं थोड़ियां ने। उनके पॉजेस पे कितना एग्जैजरेट करते हैं आप, कितनी देर आप खामोश रहते हैं। उनको ये भी शिकायत है आपसे। नहीं, इनका तवक्कुफ ही तो इनकी खूबसूरती है सारी गुफ्तगू की। वाह, क्या ठहराव है सर, क्या जहानत है, क्या मतानत है। चुप कर चापलूस, इतना भी ठहराव नहीं मेरी गुफ्तगू में। ये तो इस तरह ठहरता है जैसे सैलाब में रजाइयों वाली पेटी ठहरती। क्या बात है सर, तुसी ठीक कह रहे हो। ये तो इंज ठहरदा जिवें गरीब आदमी दे घर परौना ठहर जांदा है। ये तो इंज ठहरदा जिवें बरात वेख के फकीर ठहरदा है। या जैसे किसी हसीन नाजनीन को देखकर दिल का जाना, जैसे मीर ने कहा कि दिल का जाना ठहर गया है। प्रोफेसर साहब, आज खैरियत है? आपका दिल का जाना ठहर गया है? आज 2 स्टंट नवे पे हैं। सर आपकी कॉमेडी को चाय पान सिगरेट की तरह थोड़ी है कि बस पी ली। ये तो खिरत की गुत्थियां सुलझाने के मुतरादिफ है। वैसे खिरत की गुत्थियां सुलझा चुका मैं, मेरे मौला मुझे साहब जनू कर। अल्लामा साहब का शेर है। और ये कौन सी खिरत की गुत्थियां सुलझा रहा है भाई? वो कॉमेडी में खिरत की गुत्थियां नहीं सुलझा सकते। कॉमेडी में कौन सी खिरत की गुत्थियां? हंसी मजाक, आम जो बातें होती हैं हंसी मजाक की, वो उसमें खिरत की गुत्थियां नहीं सुलझती। प्रोफेसर साहब, दांते, शेरिडन, बेन जॉनसन, ऑस्कर वाइल्ड, इन सब ने खिरत की गुत्थियां नहीं सुलझाई। नहीं तो ये सारे कॉमेडियन थे। इन्होंने नहीं की। और डिवाइन कॉमेडिया उसकी किताब का नाम था, होमर की। उसका मतलब वो कॉमेडी लिखता था। सलाम है आपको, साथ सलाम है आपको। यार तो साढ़े पीछे बह के सानू डिग्रेड करी जाते हैं। हाँ जी भाई, कॉमेडी राइटर तो थे ना प्रोफेसर साहब। ये डिवाइन कॉमेडिया जो है ये कॉमेडी है। मैंने ये नहीं कहा। यार मेरे खुदा, मैंने आपको कहा है इन्होंने कॉमेडी नहीं लिखी क्या? और क्या इन्होंने खिरत की गुत्थियां नहीं सुलझाई? तो फिर? लेकिन आयशा, ये कोई कॉमेडी राइटर नहीं थे। प्रोफेसर साहब, हकीकत तक पहुंचने के 2 ही रास्ते हैं, ट्रेजेडी हो, सैटायर या कॉमेडी। और ये बहरहाल लिंग्विस्टिक्स में नहीं हम जाते। जिसको हम कॉमेडी समझते हैं ये वो कॉमेडी नहीं है। तुसी किनु कॉमेडी समझते हो? ऐसे गल नूं बंदा धुप्पे खलोता होवे खोता लत मार दे। अच्छा, आप इस बहस को छोड़ के घर क्यों नहीं जाते? जी अली मीर। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं, हम तो बड़े कदरदान हैं सर आपके। चुप कर रास्कल ने कहो। आप बच्चे रह गए भाई। उस वक्त ये ख्याल क्यों नहीं आया जब मुझे घसीट कर तुम प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस ले रहे थे? बिल्कुल, उस वक्त आपको भी 150 देना चाहिए था इसे। नहीं देखिए, वो कितने बड़े आदमी हैं, उनकी नजर तो बनती है ना। वो तो ये नजर दे तो दी है उन्होंने। रास्कोल्निकोव उसको कह दिया है। दोस्तोयेव्स्की का कैरेक्टर है इतना बड़ा। दोस्तोयेव्स्की क्राइम एंड पनिशमेंट। चलो जी, दोस्तोयेव्स्की कह ले, मैं दोस्तोयेव्स्की कहता हूँ, यही सुनता है।
آپ کی اجازت ہو تو کچھ قرید لوں؟ جی سر ضرور. سر کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کوئی چاواں اگر مل جائے تو. چاواں؟ چاواں کیوں چاہیے آپ کو؟ چاواں سر ہے, جا گل سن کے آنا. چاواں کہہ رہے نے میل لان والا, تو توں کڑا پیٹیاں لاؤنا ہے؟ قریدتے ہو جو ابراک جستجو کیا ہے؟ صدقے جاواں تیرے شمیم شاکر. جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا, قریدتے ہو جو ابراک جستجو. میں تو حیران ہوں ان پہ. یار تسی باہر کسی ہوٹل تے بیٹھ کے چاہ نہیں پی سکتے؟ اچھا آپ جاوا کیوں ڈھونڈ رہے ہیں جناب؟ جہاوا میں کچھ قریدنا چاہ رہا تھا. اوکے. چاواں تے نہیں گا پاجی, باہر گٹے کاندھ نہ رگڑ لو. دیکھ لو زیادہ خارش ہوندی ہے تے اخبار نو اگ لا دی جی. ذرا تڑ تڑ دا بھی مزہ آ جائے گا. آپ کہہ سکتے ہیں سلیم, آپ کی ہڈیوں سے تو خارش کی دوائی بنتی ہے. سر وہ کتاب بھی آپ کی ہے نا, خارش کی ایک رات. رات میری تھی, خارش کسی اور کی تھی. اچھا جی, ایک مرتبہ میں نے وہ کتاب پڑھی. اچھا. 15 دن میں نے ملم لگائی. وہ میرے نصیب کی خارشیں کسی اور چھت پہ برس گئی. وہ کہتے ہیں نا, ان خارشوں سے دوستی اچھی نہیں, ان خارشوں سے دوستی اچھی نہیں بدذات. پنڈا تیرا کمزور ہے, دھیان سے کھرکا کر. بڑبڑ بہت کر لی. اب یہ بتاؤ کتنے کردار اب تک ادا کر چکے ہو؟ سر ہزاروں میں پروگرامز ہو چکے ہیں, تو کیریکٹر بھی سینکڑوں میں ہوں گے, 200, 250, 300 اتنے تو ہوں گے, ایک اندازہ ہے. دل نہیں چاہتا اب خودکشی کر لوں؟ جی علی میر, کیا دل نہیں چاہتا؟ یہ تو نہیں چاہتا سر, جنہ دیا ڈمیاں بندا انہاں دا چاہتا. اچھا یہ تو میں نے اجراء تفنن کہا. واہ. کتنے کردار کر چکے ہو؟ سر تقریباً بڑے بڑے جتنے ہیں وہ تو تقریباً کر ہی لیے ہیں, سارے ہی تقریباً. سارے؟ کیا بات. بشرا انصاری کا پراندہ بنے ہو؟ جی بتائیے, بنے ہیں بشرا انصاری کا پراندہ؟ دردانہ بیٹھ کی سینڈل بنے ہو؟ کافی عمر رسیدہ سینڈل ہے. ویسے یہ جو دردانہ بٹ دی سینڈل بنن تے جنی انہاں دی صحت پتاوے دے تے ڈیلے باہر آ جانے. سر وہ انسانوں کی ڈمی بنتا, اب جوتی کی ڈمی کون بنتا ہے مجھے یہ بتائیں. جتنی بات ہوئی ہے اس کا اور دردانہ کا سینڈل بن ہی نہ جائے گی. بزرگوں لکھ لکھ کے نا تاڑیاں بھی ڈرینگاں ہی لگی ہیں. قاضی واجد کی ٹانگ بنے ہو؟ بنے ہم قاضی واجد کی وہ ٹانگ جو آپ ہمیشہ کٹواتے رہتے ہیں. اب بات کرو, ہر کام میں ٹانگ اڑاتے ہو. ٹانگ نو تراواں پا لئیاں اڑاتے. او سلیم صاحب, اڑائی دی چڑی ہے, ٹنگ اڑائی دی ہے. اڑائی دی پنجابی چا, او اردو. ٹانگ پنجابی میں بھی اڑتی نہیں ہے, نہیں اڑائی جاتی ہے. قاضی واجد کی ٹانگ اڑائی جاتی ہے. اڑا دی جاتی ہے. بہت اچھے. ایک قاضی واجد صاحب دی لاتے کہ بٹیرے دی لاتے جڑی اڑائی جا رہی. دعوت اڑائی جاتی ہے. اچھا آج پہلی دفعہ جھیپ رہے ہیں آپ. نہیں مذاق تو خیر اپنی جگہ, لیکن جو سچ ہے وہ کہنا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں. علی میر, آپ اپنی شخصیت کے اندر ایک انسٹیٹیوشن ہے. چلیں آپ کہہ سکتے ہیں سر. سنیے ذرا, کتنی سمجھدار باتیں کر رہے ہیں. اتنے بڑے تیسمار خان ہوتے تو تمہیں کوئی رشتہ نہ دے دیتا؟ نہیں, آپ کے لیے میں نے ایک رشتہ دیکھا, بڑا اچھا. سر اب یہ تو بڑا ایک پرسنل سی چیز ہے, اب میں شادی پر کیا کہوں گا. لاگ گر دل کو نہیں لطف نہیں جینے کا, واہ. الجھے سلجھے کسی کاکل کے گرفتار رہو. سنا ہے بیگم صاحبہ کو الجھے سلجھے انور کا آئیڈیا آپ نے دیا تھا. واہ, کیا بات ہے میر کی, کمال ہے. زندگی گزر جائے گی مگر میر کا قرض ہم ادا نہیں کر سکتے. سر میر کا قرض آپ تو کیا اردو زبان ادا نہیں کر سکتی. نسل مقروض ہیں میر کی. جی بالکل, بہت بڑا قد ہے ان کا.
नहीं खैर, कद तो इतना ऊंचा नहीं, पस्त कामत है, नाटे से, कोई पढ़े लिखे भी इतने नहीं है। खुदारा किस मीर की बात कर रहे हैं आप? ये वो अपने मीर करियाना मर्चेंट। ओहो भाई, मैं मीर तकी मीर की बात कर रही हूँ, जिसका हवाला दिया था आपने अपनी बेगम को, उनकी किताब का नाम रखने के लिए, उलझे सुलझे अनवर। ओह अच्छा, तो मीर तकी मीर की आप बात, वो कर्ज तो हम किसी न किसी तरह उतार ही लेंगे। ओके। मगर मीर जो किराना स्टोर है जी, इनका कर्ज नहीं उतार सकते। गुस्ताखी माफ दानिश्वर साहब। ओमपुरी की बीवी ने जब उनके लिए किताब लिखी तो नौबत उनकी अलहदगी तक जा पहुंची थी। आप तो कहीं नाराज नहीं हुए ना? नहीं खैर, नाराजी की तो तुक ही नहीं बनती। ओके। मुझे याद है रात के वक्त जब हम लिखते तो हल्की नीली रोशनी कमरे में ऑन होती। आपके कमरे में हल्की नीली रोशनी ऑन होती थी? जी, और मैं खातून खाना के पहलू में बैठ जाता और उनके लब हिलते और मैं नोट करता। जब जब कोई अच्छी बात बताती तो मैं लिख लेता, और जब कोई नाखुशगवार वाकया बताती तो मैं एक लात वाला घोड़ा बना देता, कभी कोई दुमकटक कुत्ता बना देता। तो फिर आपकी किताब में तो काफी सारे एक लात वाले घोड़े और दुमकटे कुत्ते होंगे? नहीं जी। तो उस किताब में काफी कुछ था। सुना है किताब के पहले 10 सिफात पढ़कर आपने बेगम साहिबा को तशक्कुर भरी नजरों से देखना शुरू कर दिया? जी जी, बेगम साहिबा को तो मैं हमेशा से ही तशक्कुर आमेज और रश्क आमेज नजरों से देखता रहा। वाह। और वो मुझे सब्र आमेज। अच्छा सर, किताब पढ़ते हुए ये मालूम हुआ कि आपको जिंदगी में घर बहुत बदलना पड़े, इसकी क्या वजह थी? पड़ोसन। पड़ोसन? उस जमाने में तो ये किराए पे मिल जाया करती थी, मगर अब डाउनलोड हो जाती। सर, आप पड़ोसन फिल्म की बात कर रहे हैं? यकीन। यानी एक पड़ोसन की वजह से आपने इतने घर बदले? मैंने घर बदल लिए, पड़ोसन नहीं बदली। अच्छा दानिश्वर साहब, बेगम साहिबा ने लिखी है किताब, लेकिन आज में जाकर आपने अपने मज़ामीन शामिल कर दिए उसमें। भाई जाहिर है उस किताब में हमारे ही मज़ामीन छपेंगे, डिप्टी नज़ीर अहमद के तो छपने से रहे। डिप्टी नज़ीर अहमद ने कहाँ लिखे मज़ामीन? बेगम साहिबा मेरे बारे में लिखे जा रही थी। अच्छा। तकरीबन 73वें सफ़े पर जाकर उन्होंने कलम तोड़ दिया। वाह, क्या बात है। तो पब्लिशर आधम का और वक्त कम था, तो कोनों खुदरों और दराजों से जो कुछ मिला, चंद पुराने मज़ामीन, तस्वीरें बुतां और मज़ामीन, वो हमने उसको दे दी। तो फिर इस वजह से कुछ मेरे मज़ामीन भी छप गए। जी, क्या सवाल करेंगे आप? मेरा सवाल अली मीर से है। ये जो मिमिक्री आप करते हैं, इसका मकसद सिर्फ मज़ाक है या इस्लाह भी? वाह, व्हाट अ ग्रेट क्वेश्चन। जी अली मीर। देखिए जी, बेसिक मकसद आपको हंसाना है, एंटरटेन करना है, लेकिन ये मजाक खला में से नहीं लाते। ये हमारे इर्द गिर्द जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, जो सियासी माशी, ये जो हमारे इर्द गिर्द के जो कैरेक्टर, जितनी कॉन्ट्रडिक्शन, यहाँ से हम वो मजाक लेते हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि इसके अंदर कोई मकसद हो, इस्लाह हो, एजुकेशन हो, जो आपको इस तरह हम शुगर कोटेड करके दें, जैसे छोटे बच्चों को मीठी मीठी दवाइयाँ खिलाई जाती हैं ताकि बच्चा खुशी खुशी वो पी भी ले और ठीक भी हो जाए, उसको बुरा भी ना लगे। तो ये हमारा मकसद मजाक के अंदर होता है। आप भी मेरा ख्याल है सर एग्री करेंगे इस बात से? नहीं। हाँ? मैं एग्री नहीं करूंगा। आप एग्री नहीं करते? भाई पहले तो मैं इस बात पर हैरान हूं, बेटा आप जिन साहब से पूछ रही हैं ये सवाल, जी अली मीर से, इतना टेक्निकल सवाल, पहले तो ये बताइए इनकी क्वालिफिकेशन क्या है? इन्होंने स्त्री इजाद की है या दुनिया में सबसे पहला फोड़ा इनके दादा जान को निकला था?
क्या लेगेसी क्या है? अरे की इन्होंने लोटे नु टूटी लाई है ਨਾਲੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਸਾਹਿਬ ਫੋੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਦਾਦਾ ही घरों निकल गया सी। भाई पूछने की बात तो ये है कि क्यों आपको देखकर खुशी हुई? हाँ मैं पहचान गया हूं, आप वही है ना? हे सन्ने मन्ने टिंडे बने रहते बड़े ला 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 ला। आप वो वाली खातून नहीं है, उसके पीछे वो वाली है जिसकी आवाज आती है ला 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 ला। अच्छा दानिश्वर साहब, आप में भी कोई बुजुर्गों वाली बात नहीं है? आप में भी कोई मर्दों वाली बात नहीं है। एडवर्टाइजर साहब, आपकी हर एड में किसी औरत का होना क्यों जरूरी है? ब्लेड की एड में भी औरत है, कमाल है। बहुत अच्छे आयशा जी, उन्होंने अंदर एक औरत है। बात ये है आयशा कि अगर मैं खुद ब्लेड का कहने के लिए आऊं तो लोग ये सोचेंगे कि शायद ये टिंड करवाने की तरगीब दे रहा है। ये अच्छी बात तो नहीं ना? आओ तो अल्लाह वालों ही है। नहीं तो औरत दा ब्लेड दा कहना क्यों जरूरी? उन्हें बांह ते M+S लिखना होता बेचारी ने। अब आप लोगों को नहीं पता, अरे यही बात अगर अयान अली कहे तो बेशक उंगलियां कटवा बैठे। अच्छा एडवर्टाइजर साहब, हम न्यूक्लियर वेपन्स बना सकते हैं, मोटरवेज बना सकते हैं, अच्छे एड्स क्यों नहीं बना सकते? भाग भाग के जाते हैं आप बाहर से लोग पकड़ने के लिए, एक्टर्स पकड़ने के लिए। देखिए आयशा जी, असल में बात पता क्या है कि लोग अच्छे चेहरे देखना चाहते हैं, तो हम अच्छे चेहरे खरीद कर लाते हैं। तो यहाँ अच्छे चेहरे नहीं है क्या? अबे क्या बकवास कर रहा है गंजे? मैं यहाँ पर कितने आला मेयारी मैंने एड्स किए हैं जी। हाय हाय हाय। सर आप तो खुद इतने बड़े मॉडल हैं, हर कमर्शियल में आप केक रस खाते नजर आ रहे हैं। ਉਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਪਿੱਤਾ ਕੱਢ ਦੇਣ ਡਾਕਟਰ, ਇਹ ਕੋਲ ਬੈ ਕੇ ਕੇਕ ਰਸ ਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। मैं कहना गड्डियां आपस च ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ ਠਾ, ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ केक रस खा रहे हैं। नाले भी कह रहे खस्ता और नमकीन। सलीम, मुझे शक है आपने कभी केक रस खाया है, वो मीठा होता है। इन्होंने पूछो ये क्यों कहते खस्ता और नमकीन? बहुत अच्छे आयशा जी, जिथे दो बसां वजन उथे याद रहंदा मिठा के नमकीन। आयशा जी, इनका तो हर ऐड जो है ना वो बगैर दांतों के है। मैंने आपसे जो सवाल किया था आपने उसका जवाब मुझे नहीं दिया। आपको बताया कि लोग ठुमके देखना चाहते हैं। ठुमके? जी जरा आप भी कोई एक आध ठुमके आइए। इसका जवाब मैं आपको वहां आके देता हूँ। उठो अंकल, लत्ता भी है ना कि नहीं? तुम्हें क्या फिक्र है टांगों की? तू ठुड्डे खाने। आयशा जी मैं वहां आके बताता हूँ आपको। आहा बाबा जी दा कढ़ाता तराहा। शुक्र है खलोगे नहीं तो बंदा टुरिया टुरिया जाता, कंध पाड़ के परे निकल जाता। इतना आहा आहा किया, आप तो मुझे आहा माजिद दिखाई दे रहे। असल में बात पता क्या आयशा जी, मैं इन लोगों के मुंह लगना नहीं चाहता जी। जो सवाल आपने मुझसे करना ना फौरन, मैंने इतना टाइम मेरे पास होता नहीं। सर मैंने आपसे ये पूछा था कि क्या हमारे मुल्क में अच्छे एक्टर्स की कमी है जो आप बाहर जाते हैं इंटरनेशनल एक्टर्स को लाने के लिए? बहुत अच्छे। खद्दर कमालीए दा साडा ते मॉडलां बाहरों। ये जुल्म हो रहा साडे नाल। साडे को किहड़ी चीज दी कमी है? ए देखो ब्रांड एम्बेसडर बैठे ने मुश्कपुर दे। सही गल है, कब्र चो मुंह कट के कहंदे ने फौत होने के बाद भी खुशबू का माहौल वैसा है। अशरफ दा मुश्कपुर। अच्छा एडवर्टाइजर साहब, अगर आपको मौका दिया जाए कि दानिश्वर साहब को किसी एड में कास्ट करें तो किस एड में कास्ट करेंगे आप? देखिए आयशा जी, मैं इनको लूंगा पंखे की एड में। पंखे की एड में? या ये देखे ना, मुसव्विर भी बहुत अच्छे हैं। जी बिल्कुल। स्टोरी बोर्ड कुछ यूं होगा कि इनके सामने एक पेंटिंग है। अच्छा। वो बना रहे हैं ये। अच्छा। दीपिका पादुकोण की। दीपिका पादुकोण की? जी, वो पेंटिंग बना रहे हैं। हाँ, ते इन्होंने घबरा के चौरी शुजात की तस्वीर बना दी। घबरा के नहीं जी, हवा वज रही ना, पखे दी हाथ हिलदे हिलदे चौरी शुजात बन गए। अब ऐसे इन्होंने तस्वीर को कंप्लीट किया है। अच्छा। और पंखे के आगे यूं करके आए हैं, इनकी जुल्फें उड़ी हैं। आहा। जुल्फें? जी हाँ, और इन्होंने यकदम स्क्रीन पे आके कहा है मेरे जुमलों की तरह ठंडा और मीठा पंखा प्लस। नाज़रीन, इसी प्लस पे लेते हैं एक ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हाजिर हैं ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है जुगनू ने।
कैसी हैं जुगनू? बहुत ठीक, थैंक यू आशा जी। अनवर मकसूद साहब को 50 साल हो गए हैं तहरीरें करते, हम इनको सराहना चाहते हैं। मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। अनवर साहब, यू आर ए ब्रिलियंट मैन, अ रेनेसांस मैन, जिसे हरफन मौला कहते हैं। बाद अज क्लैप अर्ज है जी, जो आपने इतने प्यारे मेरे लिए अल्फाज का चुनाव किया जी। मुझे बड़ा अफसोस है जुगनू जी। किस चीज़ का सर? काश ये अल्फाज आप 40 साल पहले कहते। 40 साल पहले? अच्छा हाँ, 40 साल पहले। अब माशाल्लाह 81 साल के हो चुके जी। तो ये तो अब देखिए, हाँ नहीं अनवर साहब, आपकी 1935 की पैदाइश है, हैदराबाद दक्कन की, हाँ जी। और फिर 1947 में जब इनकी फैमिली आई कराची रहने के लिए, तो तब ये माशाल्लाह बिल्कुल मतलब खेलते कूदते स्कूल जाते हुए जवान थे। तो हम तो 40 साल पहले बिल्कुल ही नादान थे। तो ये मैं बताऊं आपको आयशा कि ये आज के शौक नहीं है जी, ये हमेशा, और इन्होंने तो शौकी इनमें रची हुई है, कूट कूट के भरी हुई है। इन्होंने खुद भी फिलबदी कहा है कई जगह, और मैं इनकी ऑनेस्टी को सराहती हूँ, सच्चाई को, कि ये 2 कमरे के एक छोटे से मकान में 10 बहन भाई और एक वालिदा रहते थे। वालिद इनके का बहुत बचपन में, इनके बचपन में इंतकाल हो गया, और सारा बोझ उस बड़े खानदान का इनकी बहन फातिमा सुरैया बजिया के कंधों पे पड़ा जी। बिल्कुल। 2 शायरा थी इनके घर में, एक तो खैर मुसन्निफ भी थी और लिखती भी थी, बजिया, फिर जहरा निगाह जो कि बड़ी पाए की शायर है। तो घर में एक अफसुर्दगी का माहौल था, ठीक है। अनवर का रोज रात को ड्रामा लगता था बचपन में, और वहाँ ये अपना ड्रामा और लोगों की नकलें उतारना और ख़ानदान के बारे में छोटी छोटी स्किट्स लिख के ये लोगों का दिल जीता करते थे और लोगों को हंसाया करते। उस वक्त की आदत है इनकी ड्रामा करना, हमेशा से ड्रामा, आज भी ड्रामा किए आ रहे हैं। आज भी मैं जब घर लेट आता हूँ और बेगम पूछती हैं तो मैं बताता हूँ, तो कहती हैं कि ये ड्रामेबाजियाँ बंद करो। लेकिन आप लाजवाब हो जाते हैं ना, क्योंकि आपकी फितरत में है ड्रामा। स्कूल जब थे मसलन, आप सोचिए कि मेरा ख्याल है कि 10-11 साल के होंगे, और इन्होंने अपनी जेब छुआरों के साथ भर ली और इस्लामियात की क्लास हो रही है। अब इनको मालूम है कि मौलवी साहब ने इस्लामियात में कुछ ऐसी बातें करनी है, रोज़ा, ज़कात, नमाज, निकाह, शादी वगैरह। तो उनको मालूम था कि आज इन्होंने शादी निकाह वगैरह की बात करनी, ठीक है। बच्चों को भी थोड़ा बहुत सिखाया पढ़ाया हुआ था जो अपने इर्द गिर्द। तो जब मौलवी साहब ने निकाह की सारी तशरीह की, तो अनवर ने खड़े होकर जेब में से छुआरे निकाल के क्लास की सबसे प्यारी लड़की पे निछावर कर दिए। अच्छा, उसके बाद सारी क्लास में, क्योंकि सारे बच्चे सिखाए हुए थे, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो, बच्चों ने कहा, बच्ची ने रोना शुरू कर दिया, लड़की ने जी। और मौलवी साहब ने जूती उतार के अनवर को मारा और फिर कान पकड़ के प्रिंसिपल के पास ले गए। प्रिंसिपल ने एक्सपेल कर दिया। 2-3 दिन घर रोते बैठते रहे। वहां पर सबने खानदान वाले पूछा, वापस स्कूल जाओ, वापस स्कूल जाओ। फाइनली प्रिंसिपल साहब के दरवाजे पे आके नॉक नॉक नॉक, प्रिंसिपल भी कोई एंग्लो इंडियन, व्हाट इज इट, कम इन। तो ये अंदर गए तो कहने लगे कि देखिए, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मैंने निकाह ही किया है, गुनाह तो नहीं किया। तो इनको दाखिला फिर मिल गया। मैं कहा टीचर आपस से गल्लां करन लग पे, लो जी ਅਸੀਂ ਤੇ स्टूडेंट ਤੇ सौरे लगन लग पे। ये पहला बच्चा सी जेड़ा दूसरी च भी शादीशुदा सी। और ये हाजिर जवाबी, अनवर साहब आपको कॉम्प्लीमेंट देती हूँ आयशा, ये हाजिर जवाबी इनका एक, जिसे कहते हैं, ट्रेडमार्क बन गई, सारी जिंदगी इनकी खासियत है। अब आप देखें कि टॉकिंग ट्रूथ टू पावर, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, कि भाई एक बहुत पावरफुल इंसान या एक पावरफुल इंस्टीट्यूशन आपके सामने, लेकिन आप उसको हमेशा तनकीद की निगाह से देखें या मजाक करें उसके सामने, बहुत बड़ी बात है। जनरल ज़ियाउल हक का दौर हो, एक शो हो रही हो, इमरान खान साहब क्रिकेटर उस जमाने में वापस जब आए, कम बैक किया, बड़े उरूज पे था, उरूज पे था इमरान, ज़ियाउल हक भी उरूज पे थे, आप भी अनवर साहब कह लें उरूज पे ही थे। तो उन्होंने एक अवार्ड सेरेमनी रखी जिसको अनवर ने होस्ट किया जी। तो उसके बाद जब अवार्ड सेरेमनी सारी हो गई, ज़ियाउल हक साहब ने उनको अवार्ड दे दिया खान साहब को, तो खान साहब को जनरल साहब ने एक बड़ी, जिसे कहते हैं ना, हमारे पंजाबी में कहते हैं कि बड़ी गूढ़ी जी जफ्फी पाई। तो अनवर साहब ने क्या फरमाया, रह नहीं सकते ना, तो उन्होंने क्या फरमाया, अपने तरीके से कहिएगा कि आज पहली मर्तबा एक मर्द को इमरान खान को इतना गहरा प्यार करते देखा है। तो हाजिर जवाबी की तो इंतहा है जी। बिल्कुल। वैसे ज़ियाउल हक जैसे बज़ोमे खेश मर्द अहन को ये बात कहना इन्हीं का खासा है, अनवर का ही खासा है।
اور یہ دیکھیں مادام نور جہان، آپ کو پتا ہے کہ ضیاء کا میں فیوریٹ تھا. آپ فیوریٹ تھے؟ جی ضیاء مجھے بڑے پیار سے انور رٹول کہا کرتے تھے. ضیاء الحق وہ واقعی امبا نال بڑا پیار سی انہوں دا. تے امبا نو بھی انہاں نال بڑا پیار سی. اچھا میں کہہ رہی تھی حاضر جوابی. جی حاضر جوابی ایک دوسری جو حاضر جواب خاتون گزری ہیں وہ ملکہ ترنم نور جہاں مرحومہ. کیا کہنے. اب ان کی دوستی ان کے ساتھ بھی بہت تھی. ایک دن انہوں نے انور مادام کو اپنے ہی لہجے میں فرمایا کہ مادام اب میں آپ کی معاف کیجیے گا گستاخی تو نہیں کر سکتی لیکن مادام دیکھیے اتنی پیاری پیاری لڑکیاں آتی ہیں ٹی وی پہ اتنے خوبصورت گانے گاتی ہیں پھر شادی کر لیتی ہیں پھر شوہر کہتا ہے گانا نہیں گانا پھر گانا چھوڑ دیتی ہیں. تو مادام نے فرمایا کہ انور میرا شوہر مجھے گانے سے روکے تو میں شوہر چھوڑ دیتی ہوں گانا نہیں. جگنو یہ جواب میڈم نور جہاں ہی دے سکتی تھی کیونکہ انہوں نے شوہر چھوڑ کے دکھایا. ایسا آسان نہیں لہو رونا. جنہیں ایڈی مہنگی ساڑی بنی وہ شوہر نو کی جان دی. شوہر پلو نہ بننے ہوندے. تسی باقی گلاں چھڈو. دیکھو عائشہ جی پوری دنیا تے میڈم نور جہاں ایک کوئی ہوئے. میں نے کہا آج بھی گانے ان کے یقین کرے کانوں میں رس گھول رہے ہیں. گائے گی دنیا گیت میرے سریلے انگ میں نرالے رنگ میں بڑے ہی ارمانوں. اور روپیہ لیا پڑ کے بات تھوڑی کھولیا بھی کرو سلیم صاحب. اتنے کر کے لگتا چڑی دے پیر چ ڈور پھسی ہے. ویسے جڑے تیرے سٹائل نے نا وہ جڑی باندری نے نہیں پائی دی کگری جی وہ بنوا اپنے واسطے. وہ میں کتھوں پاواں وہ تو کھلی کر کے آپ پا لئیے. ناظرین اسی کے ساتھ آج کے شو کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.